राज्यसभा के रण से पहले कांग्रेस की बाड़ेबंदी। कांग्रेस का दावा, पक्ष में है संख्या बल। सरकार 126 का समर्थन है, वो पूरा का पूरा है। 42 वोट है। भाजपा ये जवाब दे कि 30 के बाद उसके वोट कहां से आएंगे। बीजेपी का तंज, घर वही छोड़ता है जिसे डर होता है। जगह वही छोड़ता है जो डरपोक होता है, जिसको खतरा होता है, बौखलाहट होती है, शंका होती है, डर होता है। और जगह वो चुनी, ये तो महाराणा प्रताप की धरती है, शौर्य की धरती है। यहाँ डरपोकों का क्या काम है। बीटीपी और 3 निर्दलियों ने कांग्रेसी खेमे की बढ़ाई चिंता। क्या बाड़ेबंदी से बनेगी बात? राज्यसभा का रण बाड़ेबंदी के संग। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और इसीलिए तो राजस्थान में जिस भाजपा समर्थित प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है, वही 2016 में हरियाणा से भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे और पर्याप्त संख्या बल नहीं होते हुए भी 15 विधायकों के गलत वोट देने की वजह से जीत गए थे। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि वो 15वां वोट रणदीप सुरजेवाला का था जो खारिज हुआ था। आज वही रणदीप सुरजेवाला राजस्थान में प्रत्याशी हैं राज्यसभा के रास्ते पर, और वही सुभाष चंद्रा इस बार भाजपा के समर्थन से ही राजस्थान से राज्यसभा का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन असली चिंता कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी प्रमोद तिवारी की है कि अगर हरियाणा वाली स्थितियां यहां पर बनती है तो आखिर उनका क्या होगा। अब इन सबके बीच कांग्रेस एक बार फिर से पहुंच गई है वहीं पर जहां कुछ दिन पहले चिंतन कर रही थी। तो सवाल इस बात को लेकर के खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस के दाव में कितनी सच्चाई है। बीजेपी कह रही है अपने दावे के साथ जीतने का 2 सीटें, और कांग्रेस कह रही है 3 सीटें अपने दावे के साथ जीतने के लिए। तो सवाल इस बात को लेकर के कि अगर पर्याप्त संख्या बल कांग्रेस के पास है तो आखिरकार बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी है। सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि क्या अब बाड़ेबंदी ही जीत का हथियार है, क्योंकि बार बार राजस्थान की जनता ने बाड़ेबंदी देखी है। एक बार फिर से उसी बाड़ेबंदी की राह पर कांग्रेस पार्टी, और आज से ही जो कल से शुरू होने वाली थी बाड़ेबंदी, वो एक दिन पहले से शुरू हो गई। अब सवाल यह भी है कि बाड़ेबंदी जायज है या एक तरह का पॉलिटिकल टूरिज्म है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप भी लगा रही है, दावे भी कर रही है, और इन दावों और आरोपों के बीच में आखिरकार कांग्रेस की राहें क्या तीनों प्रत्याशियों की हो पाएगी राज्यसभा तक जाने की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, उन्हीं को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो सवाल यही, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा होगी कि क्या पर्याप्त संख्या बल कांग्रेस के पास है तो राहें कितनी आसान है, कितनी कठिन है, और क्या बाड़ेबंदी ही जीत का आखिरी रास्ता या हथियार हो गया है। ये तमाम सवाल जिनको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आज राजस्थान की सबसे बड़ी डिबेट को लेकर के हम बात करने वाले हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ओम सैनी हमारे साथ है। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, सवाल आप ही से कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी हकीकत है, और पर्याप्त संख्या बल आपके पास है तो फिर बाड़ेबंदी क्यों है। स्वर्णिम चतुर्वेदी। देखिए हेमंत जी, आप पूछ रहे हैं पर्याप्त संख्या बल की बात जी। पर्याप्त संख्या बल अगर किसी के पास नहीं है, हाँ, 2 प्रत्याशियों के लिए, तो भाजपा के पास नहीं है। सबको पता है उनके पास क्या संख्या बल है। अब अंतरात्मा की आवाज पर अपील निकालते रहो, कुछ भी कहते रहो, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है संख्या बल, जिसी कारण से जो इनके सांसद थे हरियाणा से अभी 3 दिन पहले तक, वो आज यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट पे आप लड़ा देते, कहाँ दिक्कत थी? अगर वो तो हरियाणा में भी जीते थे। अगर वो किसकी वजह से? सुनिए, मैं सबको पता है ना, नीली स्याही वाला सिस्टम, और वही रणदीप सुरजेवाला जिनका वोट खारिज हुआ था। देखिए, नीली स्याही वाला जब सिस्टम हुआ जी, तो वहां पे
क्या हुआ, किस शाही के कारण ही तो वोट रिजेक्ट हुए थे, कोई उनको थोड़ा ना वोट दे दिए थे। और दूसरी चीज सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं, आप संख्या बल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का संख्या बल, आज हम मेजोरिटी की सरकार चला रहे हैं, संख्या बल साबित करके सरकार में बैठे हैं। हमारे साथ संबद्ध सदस्य हैं, रिकॉर्ड पर है, विधानसभा में समर्थन है, राज्यपाल महोदय के यहाँ समर्थन है, समर्थक दलों का समर्थन है, सब रिकॉर्ड पर है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी की चिंता करनी चाहिए। स्वर्णिम जी, शायद आपको पता नहीं है कि आपने कहा रणदीप सुरजेवाला ने उनको वोट थोड़ी दे दिया था। रणदीप सुरजेवाला का वोट क्यों खारिज हुआ था 2016 में हरियाणा में? देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं वो तो अभी संख्या बल की कर रहे हैं, उस पर मैं संख्या बल की भी कर रहा हूं, उसके साथ साथ में सवाल इस बात को लेकर के भी कि जिन लोगों ने 2016 में उन्हीं प्रत्याशी को जिताया था, जिनकी वजह से जीते थे, और आज वही प्रत्याशी आपके सामने आपकी टेंशन बन करके है, और आप दावे कर रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। आपके पास मुझे पता है कि रणदीप सुरजेवाला को लेकर के जवाब नहीं होगा स्वर्णिम जी, क्योंकि उनका पहले से ही साफ हो गया कि उनका वोट किसको गया था, वो तो सबके सामने आ गया था। और वो 15 वोट जो उनका खारिज हुआ था, 14 वोट नीली स्याही वाले थे। अभी ओम सैनी जी उसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन चलिए ठीक है। अमित गोयल साहब, नहीं, आप मुझसे पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगा, वोट तो खारिज हुआ था। हाँ, ना, अब बताइए ना, फिर गया था खारिज वोट, किसी को नहीं जाता जी। खारिज, देखिए खारिज वोट किसी को नहीं जाता। वो सबके सामने हो गया था कि उन्होंने किसको दिया था। तो आप बताइए राजस्थान की जनता को कम से कम वोट किसको गया था? सुनिए, राजस्थान की जनता के सामने अशोक गहलोत हैं, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी है जो काम कर रही है। और सुनिए, बात तो सुनिए, बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर बहुमत नहीं है, जो संख्या बल चाहिए वो नहीं है, फिर भी चुनाव अगर लड़ा रहे हैं, तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का पूरा प्रयास होगा। 2016 में की जाएगी, लेकिन सुभाष चंद्र वही प्रत्याशी थे जो जीते थे, और सबके सामने हुआ कि क्यों जीते थे। ठीक है, मैं आता हूं, चलिए साहब, मैं तो एक ही चीज कहता हूं आपको, सुनिए, आप हाँ, जब इतनी तो बात फिर आप बता दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए कि रणदीप सुरजेवाला ने वोट किसको दिया था? 10 तारीख को रणदीप सुरजेवाला का 15वां वोट क्यों खारिज हुआ था, ये बताइए, राजस्थान की जनता को बताइए। आज आप चौथा प्रत्याशी किसी पार्टी का होगा या निर्दलीय होगा, अभी ये देखना बाकी है। सिर्फ चलिए ठीक है स्वर्णिम जी, चलिए ठीक है। गोयल साहब, वो कह रहे हैं कि आपके पास संख्या बल नहीं है, कहां से लाएंगे आप? बोलिए, जवाब दीजिए। हेमंत भाई जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और हमारे साथी मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पर्याप्त संख्या बल है, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, इतने लोग हमारे को समर्थन है। 10 तारीख को चुनाव है, 2 तारीख को आज आपके विधायकों को आपने उदयपुर ले जाकर बाड़ेबंदी में रखना शुरू कर दिया है। 9 दिन पहले किस बात का डर है? अगर आपके पास पर्याप्त बल है, अगर आपको अपने लोगों पर भरोसा है, और आपको लगता है कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है और विधायक हमारा समर्थन करेंगे, फिर किस चीज़ का डर है कि आप 9 दिन पहले वहाँ जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस सरकार के इस निर्णय पर जब राजस्थान के अंदर 3 प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं, तीनों बाहर से हैं, खैर इनका अपना निर्णय है, वो कहीं से भी उतार सकते हैं, लेकिन उसको लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार जो अभी निर्दलीय विधायक हैं, पहले कांग्रेस के विधायक रहे, टिकट नहीं मिला तो जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते, उन्होंने भी इस पर घोर आपत्ति जताई। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो असंतोष है, आप ये देखिए, अभी जो इनका उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद के सीन में देखें आप, तो उसके बाद के अंदर लगातार आपत्ति आ रही। गणेश गोगरा ने इस्तीफा की पेशकश कर दी, अशोक चांदना ने कहा जलालत भरे पद से मुक्त करो, उधर आप ये देखिए भरत सिंह जी का पत्र आ रहा है लगातार। मेरा मतलब कहने का ये है कि कांग्रेस के पार्टी के विधायक और कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय विधायक संयम अरोड़ा जी या बसपा के विधायक, सभी ने कहीं ना कहीं लेके सरकार से घोर निराशा जताई है। दूसरा विषय क्या है कि देखिए 3.5 साल की सरकार है, 58 दिन पहले बाड़ेबंदी में रही। ये कांग्रेस के पार्टी के विधायक भी समझते हैं इस बात को, निर्दलीय विधायक भी समझते हैं, बसपा से आए विधायक भी समझते हैं कि 3.5 साल में सरकार ने अब कुछ नहीं किया है, सरकार का काम नीचे तक नहीं पहुंचा है। तो कुल मिला के वो भी मैं समझता हूं अंतरात्मा की आवाज पर मानिए, या सरकार का जो कामकाज नहीं हुआ जिसके प्रति उनके मन में असंतुष्टि का भाव है उसको मानिए। निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे जो समर्थित प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्रा जी, उनको अपने वोटों का समर्थन देंगे, और ये डर कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरह से गहराया हुआ है। इसी का कारण है कि उनको लेकर उदयपुर जाया गया है। इसके अलावा एक मीम चल रहा है
कि भाई राजस्थान में जो जनता है, लोकसभा में तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद जनता नहीं जाने देती, और यहाँ पर अगर कोई राज्यसभा में जा पाए तो कांग्रेस का नेतृत्व जाने नहीं देता। तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की तरफ से कोई नेतृत्व नहीं रहता है। और इस बार मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, होना वही है कि दो ही लोग कांग्रेस के संसद में पहुंचेंगे और दो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, एक उनका हमारा प्रत्याशी, एक हमारा निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी, दोनों राज्यसभा लगातार आप पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसका जवाब दे दूं हेमंत भाई, एक मिनट अगर आप इस तरह से विधायकों पर डाका डालेंगे तो वो क्यों नहीं अपने विधायकों को बचाएंगे? उन्होंने कहा हमने तो पहले भी बचाए। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल इसी तरह के झूठे और अनर्गल आरोप इन्होंने उस समय पर भी लगवाए थे जब इनकी सरकार के अंदर फूट के कारण इनके विधायक राजस्थान छोड़ के बाहर चले गए थे। इन्होंने बीजेपी पर होर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। तो वो बाहर कहां गए थे सर, ये भी तो बता दीजिए। अरे भैया, वो बाहर कहां गए जो थे? आदमी, वो आप हेमंत भाई, एक मिनट सरकार वाले समर्थित आपने बात का या तो मुझे पूरा जवाब, अरे भैया सरकार का सुरक्षा बंदोबस्त था जहां पर बात पूरी करने का मौका जा रहा था। चलिए मैं आता हूं, चलिए मैं ये सियासत आप मुझे मेरी बात पूरी कर दूं, एक मिनट जल्दी से कीजिए गोयल साहब। आप मुझे 1 मिनट दे दें तो अपनी बात पूरी। 1 मिनट नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में वापिस आ जाऊंगा मैं आपके पास। 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए जल्दी। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो विधायक गए थे, जो विधायक थे, उप मुख्यमंत्री थे, सरकार के मंत्री थे, कहते ना समझ लोग थे, किसी कहने में चले जाएंगे। फिर आपने मुकदमा दर्ज कराया और बाद में आपने कहा कि इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, मुकदमा वापस भी ले लिया। हाँ। और आप मुझे बताइए, बीजेपी पर होर्स ट्रेडिंग आरोप लगा रहे हैं आप। 2 बार राजस्थान में आपने बसपा के समर्थन से सरकार बनाई और पूरी की पूरी पार्टी को निकल गए आप लोग, और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो। और आपकी सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आरोप लगाया था पिछली बार सरकार के संकट के समय कि बीटीपी के विधायकों को आप लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपकी मंत्री परिषद का हिस्सा है इस टाइम पर। तो मैं कह रहा हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, बकरा ट्रेडिंग हो या और कोई ट्रेडिंग हो, इसमें कांग्रेस का विश्वास है। हमारी अपील अंतरात्मा के ऊपर है और कांग्रेस सरकार की असंतुष्टि जो विधायकों के बीच में है उससे हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि हमको अब वोट मिलेंगे और हमारा दूसरा समर्थन। आप क्या कहेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग में आपका विश्वास है? नहीं, मैंने कहा विश्वास हमारा नहीं, कांग्रेस का विश्वास है। कांग्रेस का हॉर्स ट्रेडिंग हो, चलिए ठीक है गोयल साहब, या कोई बकरा ट्रेडिंग में उनका विश्वास है। ठीक है गोयल साहब, अब ठीक है। ओम सैनी जी, अब दोनों तरफ से दावे आपने सुन लिए कि पर्याप्त संख्या बल का दावा, लेकिन फिर कांग्रेस को इतना डर क्यों है बाड़ेबंदी को लेकर के बार बार? और जो है इतने दिन पहले बीजेपी यही आरोप लगाती है और सतीश पूनिया ने कहा कि जो अपना घर छोड़ दे वही डरा हुआ है। देखिए बड़ा दिलचस्प नजारा है ये जी। उस पार्टी के अनुयायी जो चाल चरित्र और चेहरा बदलने की बात करते थे आज पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है इस बात पर। और जो पार्टी जनता दल दिग्विजय को पूरा निगल गई थी भैरव सिंह जी को का राज बचाने के लिए, उसका उनको याद नहीं, क्योंकि इतिहास जानते नहीं है ये। लेकिन साथ साथ में ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से पूंजी का दबदबा है और जिस तरीके से लोगों की प्रतिबद्धताओं पर विश्वास न होने से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे से घबरा रही हैं। जी। अब चाहे कोई दावा करते रहे, लेकिन पूंजी जो अपना खेल दिखाना चाहती है वो दिखाएगी। तो उससे रोकने के लिए पहले बार बानेसर में जो कुछ हुआ था उसका पता है कि कैसे उन्होंने बचाया था, लेकिन अब फिर जो आए हैं, अब आपके खिलाड़ी दूसरे किस्म के हैं, वो शाही का भी इस्तेमाल करवा के और पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि विधायक जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनको चिंतन शिविर टाइप जगह में रखा जाए जहां की ठीक। लेकिन सैनी साहब, कांग्रेस तो स्वीकार कर चुकी है और जो अभी जयपुर में चिंतन शिविर हो रहा था उसमें ये मानी गई बात कि सब जानते हैं कांग्रेस की अंदरूनी हालत क्या है, संगठन किस तरीके से मजबूत नहीं है, समस्याएं अलग अलग सब सर उठा रहे हैं। ये तो कांग्रेस खुद ही स्वीकार कर रही है। हेमंत जी, ये कांग्रेस का ही नहीं है। मैं आप चूंकि राजस्थान की राजनीति की बात आ रही है तो मैं फिर दोनों दलों को ठीक से जानता हूं और दोनों दलों का हाल क्या है ये भी मैं जानता हूं। जब मैं एक की आलोचना करूंगा तो मुझे दूसरे खाने में बिठा देंगे और दूसरे की आलोचना करूंगा तो दूसरे खाने में बिठा देंगे। हाँ। हकीकत यह है कि दोनों दलों में अपने आप में बड़ा कमजोर सिलसिला बना हुआ है और ये जो सरप्लस वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कहीं बेजा इस्तेमाल ना हो जाए, इसके लिए एक खरीदार सामने आ गए, एक उनके जिनको कि दिया जा सकता है और जो दूसरी जगह कुछ कर सकते हैं, हेंदमारी कर सकते हैं, उनमें ये इस आर्ट में वो उस्ताद हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने दोनों के दावों को सुना है, आखिरकार कांग्रेस का ये कहना कि पर्याप्त संख्या बल है, आपको कितना उचित लगता है?
देखिए, उन्होंने पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया और उसके अंदर वो पर्याप्त बल नजर आता है, लेकिन अभी की जो हालात हैं जी। उनमें आज वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास में 126, मैं ये कहता हूं कि 123 तो निश्चित रूप से हैं। 3 विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन 123 में कोई शक नहीं है। और उनको चाहिए कितने कुल मिलाकर के, और 3 और 12 मतलब 123 चाहिए उनको। तो ऐसी स्थिति में कोई संकट बनता नहीं है, ये बने रहे। 14 वोट और बचाने हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन 14 में स्थितियां ये आ रही है कि निर्दलीयों में जो बीएसपी से आए हैं उनमें भी 2 इस बात को लेकर के नाराज हैं कि बाकी को तो कुछ न कुछ दे दिया गया, उनको कुछ नहीं दिया गया, उनको मनाने की कवायद भी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब एक और, ओम सैनी साहब मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि सब विधायकों के पीछे पुलिस लगा दी गई है, वही टेपिंग वाला पुराना खेल हो सकता है, इंटेलिजेंस सक्रिय कर दी गई है। एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है उसके स्टेटसमैनशिप को कोई चुनौती दे नहीं सकता। ये सारे के सारे कुछ भी कहते रहे, लेकिन चुनौती दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मानेसर में अपने को बचाया है। ठीक और है। उस मानेसर में जो रूठा हुआ आदमी था उसको साथ करके युद्ध लड़ रहे हैं। जी, एक बिल्कुल गोयल साहब एक कमेंट लेना चाहता हूं आपसे, जो ओम सैनी जी ने कहा है। कहाँ गड़बड़ हो सकता है? देखिए ओम सैनी जी, आप एक वरिष्ठ विश्लेषक के रूप में चैनल पर बैठते हैं जी। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप लगातार कांग्रेस का समर्थन करते रहे, करते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जिस चैनल पर बैठ के जिम्मेवार राज्यसभा प्रत्याशी पर खरीदार होने का आरोप लगा रहे हैं, क्या ये उचित है क्या? अरे आप मुझे बताइए, आप मेरी बात सुनिए, आप एक जिम्मेवार चैनल पर बैठे हैं, आप राज्यसभा प्रत्याशी के ऊपर खरीदार होने का आरोप लगा रहे हैं, ठीक बात है क्या? और मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के पास खुद के कितने विधायक हैं? और 123 विधायक अगर उनके पास आप बता रहे हैं, तो 21 विधायक कहां से आए उनके पास में? क्या उन्होंने पैसे देके खरीदे? बताइए मेरे को आप। भय की वजह। अरे आप मुझे बताइए, कांग्रेस के कितने विधायक हैं और वो कितने समर्थन विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, तो आप गहलोत साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे देके विधायक खरीदे। को दूषित कर रही है महेंद्र सिंह जी मालवीय के आरोपों को आप सत्य साबित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने भी कहा सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए दिए थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने। इससे बचना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप इस तरह का अनर्गल आरोप लगाने से पहले सोचा करिए, जिम्मेवार आदमी है आप। चलिए अब आप दोनों शांत हो जाइए, मैं आता हूं, वापस से आता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि उन्होंने, ठीक है गोयल साहब, मैं सवाल रख रहा हूं, ठीक है। सैनी साहब एक मिनट। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि 9 दिन पहले ही बाड़ेबंदी, और वो भी जयपुर से जाकर के उदयपुर में, और क्या बाड़ेबंदी जीत का हथियार रह गया है कांग्रेस के लिए? अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान भी आया है, उन्होंने ये कहा कि सब विधायकों के पीछे जो इंटेलिजेंस लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई है, ये भी तो लोकतंत्र का हानि नहीं है? देखिए हेमंत जी, सारे आरोप तो भाजपा के नेता ही लगा रहे हैं ना, कि भाई बाड़ेबंदी, असंतुष्ट भी हैं, बाड़ेबंदी भी हैं, साथ हैं, बाड़ेबंदी में दिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं साथ नहीं है। किस चीज़ को माने? अब माने किस चीज़ को? हमारे विधायक हैं, हमारे सारे विधायक कांग्रेस के समर्थक विधायक, संबद्ध विधायक, वो सब साथ हैं तो हैं। 2 दिन से तो मैं साथ हूं उनके, यहाँ पे हमारी वर्कशॉप चल रही थी, मैं सब लोगों से मिला हूं। अब करते रहने दीजिए। अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो अधिकृत प्रत्याशी हमारी पार्टी में थे, हमारे सम्मानीय नेता रहे हैं, वो हमारे साथ काम किया उन्होंने, उनको वोट देंगे, या जिनको ये हरियाणा से यहां बुला करके लाए उनको वोट देंगे। अब तो ये देखना है 10 तारीख को केवल जनता की निगाह इस पर है। बार-बार ये सवाल पार्टी का अधिकृत वाजीवाली और संदीप यादव को लेकर के आप कह रहे हैं कि वो साथ हैं, थे 2 दिन तक। अरे साहब, वाजीवाली साहब, संदीप यादव जी, जितने भी नाम आपने चलाए हैं सब हमारे साथ हैं। और सुनिए, कहाँ दिखाई नहीं दिए तस्वीरों में, कहाँ थे? सुनिए अलग से सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ जी, मेरी बात और सुनिए आप जी। अगर आपको कोई संशय हो ना, तो इस संशय को इससे भी मिटा लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी जब अपने सारे कहना चाहिए दाव पेच में फेल हो गई है, तो अभी ईडी सीबीआई के भी नोटिसों का प्रवेश हो गया है, हमने आप ही के माध्यम से देखा है। तो सब चीजें सब जानते हैं जनता। ठीक है, वो मैं आपका सवाल पूछूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बाड़ेबंदी जायज है क्या, या फिर ये पॉलिटिकल टूरिज्म है एक तरह का जो बीजेपी कहती रही है? अच्छा चलिए, आप मेरे को एक चीज बताइए, इसका जवाब दे दीजिए बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं उनका एक कमेंट लूंगा। बिल्कुल जल्दी से संक्षिप्त में मैं आपको जवाब देता हूं। अगर कांग्रेस के विधायक सारे एक साथ हैं, एक जगह रह रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के विधायक को थोड़ा ले गए हम, हमारे विधायक हैं,
हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, एक जगह पर हैं। तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा तो अपने विधायकों को देखे ना। आप अपने विधायकों का टिकट जो है वोट ले लो, अंतरात्मा से लो, चाहे विप जारी करवा के लो, लेकिन इतना तय है हेमंत जी कि अगर भाजपा के पास प्रत्यक्ष समर्थन होता तो फिर टिकट पर ही इनके जो सांसद 3 दिन पहले रिटायर हुए हरियाणा से, यहां पे इनके टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे होते, अधिकृत प्रत्याशी होते। ठीक तो है। इसलिए जब अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना दिखती है, क्योंकि समर्थन नहीं है। ठीक है, नहीं था। जल्दी से अमित गोयल आपके साहब साथ कमेंट वो दीजिए संख्या इस पर जवाब ED दीजिए। आप वो कह रहे हैं देखिए, कि आ गई आपके है। अधिकृत मैं- प्रत्याशी नहीं है ना, तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना भी बढ़ती है, और ये तो देखिए, 2016 में दो पहले हो बातें चुका। देखिए, मैं आपको बता दूं, जी, पहले ये सरकार 58 दिन बाड़ेबंदी में रही, अब ये फिर 10 दिन की बाड़ेबंदी में गए। पिछले 3.5 साल से राजस्थान में जो सरकार चल रही है, वो सरकार बचाने के लिए सरकार चल रही है। दूसरी बात इन्होंने कही, ईडी के नोटिस आ गए। जिन लोगों के ऊपर मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि उनको ईडी के नोटिस आ गए, जी। उन दोनों ही लोगों ने मना कर दिया कि हमारे को इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी अभी तक नहीं है, मीडिया के माध्यम से मालूम चला। और वैसे मैं ईडी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ जो ईडी के बारे में, जो भी ईडी कार्रवाई करती है, उनका संस्था है वो करती है अपनी कार्रवाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी उन दोनों प्रत्याशियों ने मना कर दिया है कि इसी हमारे टाइम आकर के कार्रवाई ED से करती है कोई आपकी संबंध नहीं है। ED और तीसरा CBI, जब भी तीसरा चुनाव आते हैं। तीसरा इन्होंने जवाब दिया हॉर्स ट्रेडिंग का। पूरा समय कुछ नहीं काम होता है, जैसे चुनाव आते हैं वो ये कहते हैं कि इसी टाइम स्वर्णिम चतुर्वेदी और इनको गोयल साहब को लाइए स्क्रीन पर। जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कह देखिए, रहा हूं इन्होंने मैं तो- होस्ट, बोलिए। एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं। आप बात पूरी इन्होंने करो। होस्ट ट्रेडिंग वाली बात करी है, तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपके विधायकों का मोरल अच्छा है? क्या आपको लगता है वो बिकाऊ हैं, वो बिक जाते हैं? हमने तो आज तक होस्ट ट्रेडिंग की बात नहीं करी, हमने तो नहीं कहा कि हमारे विधायक बिकाऊ, हमें उनका मोरल पता है, वो अपनी पार्टी के साथ है। आपके लोग इतने बिकाऊ क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कभी वो बकरा मंडी मचा रखी है, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कभी आप होस्ट ट्रेडिंग की बात करते हैं? तो क्या आप लोगों को स्वर्णिम चतुर्वेदी, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से रिएक्ट कीजिए। विश्वास नहीं, बताइए मेरे को आप। जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको छोटा सा जवाब आप मेरा सुन लीजिए। हाँ। कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, साथी हैं, आरोप तो बहुत सारे लगा रहे हैं हमारी सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर के। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनावों में धूल चटाते आए हम। और देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनावों में इस सीट से 25,000 वोटों से जीती थी, अभी हाल ही में 4 महीने पहले हुए उपचुनावों में जमानत जब्त करा करके बैठी है। इसी ये तो कह रहे हैं बार बार आप देखिए, कभी 56 दिन बाड़ेबंदी में रखते हैं, कभी कहीं रखते हैं। ये तो एक तरह का पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया है। हमारे विधायक जहां हम चाहेंगे वहां जमानत जब्त हो गई। इसमें दिक्कत क्या है? आपके क्या गुजरात के भारतीय जनता प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष ने विधायकों को पार्टी हम ले छोड़ रहे दी, हैं क्या? आपके भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के विधायकों को प्रदेश हम नहीं ले अध्यक्ष जा ने रहे। पार्टी छोड़ दी आप कि आपका अंतरात्मा नेतृत्व पे सही लोगों के उनसे हाथ में वोट नहीं है। पहले खुद के लिए ले लो। आप प्रियंका ज्यादा गांधी अच्छा के होगा। राजनीतिक सलाहकार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको हिंदू अरे शब्द भाई, से और आपको संत क्या शब्द और दिक्कत है? आपत्ति है, हम इसलिए तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, राज्यसभा नहीं फिर भी हमारे भेजा। साथ हैं। लगातार गर्त में आपकी पार्टी जारी है, 2 राज्यों में आपकी पार्टी रह गई है, 575 में से चलिए ठीक है, 475 जमानत चलिए, जब्त मैं होना। आखिरी कमेंट, अरे आपको विचार करने की जरूरत है। आप इस हाट को समझिए, जनता क्या चाहती है। आखिरी कमेंट आपसे। भाजपा की ये आप इस हाट को ओम समझिए। सैनी साहब, जी। कि 10 दिन पहले आप लोगों ओम सैनी को साहब, ये बाड़ेबंदी दोनों क्या पार्टी जायज है क्या इस को- तरीके से, या फिर ये एक तरह का पॉलिटिकल टूरिज्म बन गया है? बिल्कुल वो नहीं, ये- बीजेपी कह रहे कभी 56 दिन, कभी मैं ये कितने कहना दिन। आप चाहता हूं कि देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बोलिए बोलिए। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं जो हैं, अपने लोगों की प्रतिबद्धताएं वो हासिल करनी चाहिए, उनको अनुशासित रखना चाहिए। तो आपको किसी तरह की संकट की वो नहीं पड़ेगी। हो ये रहा है कि वो प्रतिबद्ध नहीं है, कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मैं पिछले आज से नहीं, पिछले 20 बरस से देख रहा हूं ये बाड़ेबंदी। कभी बीजेपी करती है, कभी कांग्रेस करती है, तो उसको चिंतन शिविर का नाम देते हैं, चिंता शिविर का नाम देते हैं, तो देते हैं। लेकिन ये सच है कि कोई ले जाना चाहता है, कोई रोकना चाहता है। लेकिन ये तो ले जाना, निगम के रोकने चुनाव बीच से में काम राज्यसभा करता है। तक सब जगह दिखती है, चाहे बीजेपी कहे इस बारे में, लेकिन दोनों करते हैं। या आप ठीक कह रहे हैं? राज्यसभा में ज्यादा है जी, हाँ, राज्यसभा में ज्यादा है। ये अपने आप में बड़ा संकट का सिलसिला है। तो ये एल्डर्स हाउस में ऐसे लोग नहीं जाने चाहिए जिनकी पॉलिटिकल मोरालिटी डाउटफुल हो। ऐसे जी। लोग जाने चाहिए जिनका जो प्रतिबद्ध हो इस मिशन के प्रति। लेकिन ओम देश के सैनी प्रति, साहब, इस ओम राष्ट्र सैनी के साहब, प्रति, निदा इसके फाजली निर्माण ने कहा कि हर आदमी में चाहिए। होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो, कई बार देखना, वही स्थितियां हो गई है यहाँ पर।
ना भरोसा दिखता है और ना बिल्कुल ही- ऐसा ही लग रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। ओम सैनी साहब आपका भी, अमित गोयल जी आपका भी और स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी। कुल मिलाकर के 10 तारीख को मतदान होना है राज्यसभा के लिए, लेकिन उससे पहले जिस तरह की स्थितियां हैं, आशंकाएं भी हैं तो दावे भी हैं। अब आखिरकार इनका अमली जामा किस रूप में सामने आएगा वो देखना भी बाकी है। नमस्कार।